नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने के कंपटीशन क्लासेज में। अपन ने जो बात की थी कि भाई सामाजिक है, हिंदी व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण है, उससे कुछ अपन वीडियो श्रृंखला लेके आएंगे। तो आज अपन एक टॉपिक उठाएंगे अपन व्याकरण का, जो व्याकरण में सबसे ज़्यादा हार्ड भी माना जाता है और देखा जाए तो सबसे सरल भी माना जाता है। समझ में आ गया तो फिर वो कोई हार्ड नहीं है, वरना भले कितने रटने से वो कभी भी ठीक नहीं होता। तो उस टॉपिक का नाम है अपना संधि। वैसे संधि आपने पढ़ी होगी और पढ़ने के बाद में संधि को समझने का प्रयास भी किया होगा, क्योंकि संधि अपने आप में देखा जाए तो बहुत सरल भी है, देखी जाए तो बहुत ज्यादा हार्ड भी है। संधि की बात की है अपन ने, सबसे पहले संधि का मतलब क्या होता है? संधि मतलब मिलना। जब दो अलग अलग वर्ण आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद में नया परिवर्तन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। देखो, संधि की बात करते हैं अपन, सम प्लस धी, इससे मिलके बनती है। इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसको आप बाद में देखना, पूरा समझने के बाद में। देखो, संधि की बात करें तो संधि में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे संधि है क्या, मतलब संधि की परिभाषा। तो परिभाषा के बाद पढ़ेंगे संधि के प्रकार और प्रत्येक प्रकार की परिभाषा, और प्रकार के बाद में संधि करना, और उसके बाद में वापस संधि विच्छेद करना। देखो, संधि का मतलब किताबों में ये दिखे जाते, संधि प्रकरण नाम दिया जाता है। संधि का मतलब ये नहीं आता कि इसके वाले दो टूटे हुए अपने शब्द दिए जाएंगे, अपन उनको जोड़ने हैं, नहीं, वर्ण दिए जाएंगे जोड़ने नहीं, और उनको तोड़ना भी आना चाहिए अपने को। तो इसलिए कहते हैं कि संधि प्रकरण के अंदर ही ये संधि विच्छेद करना और संधि करना बात शामिल होती है, इसलिए बार बार इसको कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और इसका अर्थ क्या होता है संधि का? सम प्लस दी, परस्पर मेल या मिलना। परस्पर मेल या मिलना क्या कहलाता है? संधि। अब देखो, संधि के लिए देखो दो परिभाषा अपने व्याकरण में, दो टॉपिक है, एक तो संधि और एक समास। ये दोनों की परिभाषा क्या है? एक जैसी है। कैसे? देखो, समास के अंदर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक किनका मेल होता है? शब्दों का। जबकि संधि के अंदर क्या होता है? दो या दो से अधिक किसका? वर्णों का। अब वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होते हैं, वर्ण की क्या विशेषता होती है, वो अपन ने एक वीडियो डाला हुआ, उसमें देख सकते हो आप। ये वहीं से अपना ये यूट्यूब चैनल शुरू हुआ है। तो देखो वर्ण, अब देखो शब्दों में क्या है? एक शब्द ये धन, ये और ये दोनों मिलकर क्या कर लेते हैं? नया तीसरा शब्द बना देते हैं, वो तो क्या है? समास। लेकिन यहाँ पे अपन इसी तरह बात समझेंगे कि संधि में क्या मिलता है, कैसे जुड़ता है। देखो, संधि में क्या मिलेंगे? संधि में वर्ण मिलेंगे। देखो, अपन इसको ये कह सकते हैं, ये पहला शब्द, ये दूसरा शब्द। जो पहला शब्द है इसका अंतिम वर्ण, दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण। जब ये दोनों, देखो इधर भी शब्द होगा, इधर भी शब्द होगा, ये अपन ये कह सकते हैं इधर भी पूर्ण अर्थ देने वाला शब्द होगा, इधर भी पूर्ण अर्थ देने वाला शब्द होगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। जबकि समास में पूर्व पद और उत्तर पद कहते हैं इन दोनों शब्दों को, एक उत्तर पद एक पूर्व पद। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि पहले शब्द का या प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, जब ये वर्ण और ये वर्ण मिलकर इस जगह पे एक नया विकार उत्पन्न करते हैं, नया परिवर्तन करते हैं, या किसी नई रचना का आविर्भाव बोल दो, उत्पन्न बोल दो, उद्भव बोल दो, करते हैं, तो इस बात को ही हम क्या कहेंगे? संधि। वैसे संधि की एक ही परिभाषा बहुत है, दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। इसके अलावा दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से होने वाले उत्पन्न विकार के कारण बनने वाली नई रचना को भी संधि कहते हैं। दो तीन परिभाषा है, किसी भी एक परिभाषा को आप मान लो, अपने को यही ध्यान रखना चाहिए, दो वर्णों का मेल होता है इसके अंदर, वर्णों का मेल होने का। और संधि हमेशा कहाँ होती है? शब्द के
लगभग शब्द के कहां से होती है, बीच में से होती है। आगे देखते हैं। संधि की परिभाषा की बात करें तो संधि की परिभाषा मैंने बता दी है। संधि की परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक वर्णों से मेल से उत्पन्न होने वाली रचना को या बनने वाले उत्पन्न विकास से बनने वाली नई रचना को या उत्पाद को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब संधि के वो परिभाषा हो गई। अब संधि के प्रकार देखो, संधि के कितने प्रकार है, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब देखो तीनों संधियां अलग अलग है। तीनों संधियां देखो, इसमें तो क्या है, ये ज्यादा हार्ड नहीं, इसमें विसर्ग का विसर्ग के बारे में बात आएगी, वो विसर्ग संधि हो जाएगी। व्यंजन में देखो मेन अपने क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट ये है, और वो बहुत कम सवाल पूछ जाते, कभी कभार को आ जाते हैं। ये 12 तक के लिए है, 10वीं तक तो आती है, अपने कोई दिक्कत नहीं है, 12 तक के लिए है, कंपटीशन में भी जो भी काम आएगी। देखो स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5। व्यंजन संधि में 10 से 13 नियम होते हैं, इधर भी 10 से 11 नियम होते हैं। तो इनको अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन देखेंगे किसको, स्वर संधि को। उससे पहले देखने से पहले स्वर संधि को पहचानने के नियम देखने अपने को, अभी इनको सेट करेंगे यहाँ पे। देखो एक होता है स्वर प्लस स्वर, एक व्यंजन प्लस स्वर, एक स्वर प्लस व्यंजन, एक व्यंजन प्लस व्यंजन, एक विसर्ग प्लस स्वर, एक विसर्ग प्लस व्यंजन। अब देखो ये संधि पहचानने के तरीके हैं। अपन कोई शब्द के टुकड़े दिए हुए अपने संधि करनी है तो अपन कैसे पहचानेंगे, इन नियमों से पहचानेंगे। तो देखो स्वर प्लस स्वर, स्वर स्वर मिलके कौन सी संधि बन जाएगी, स्वर संधि। तो ये नियम कहाँ लागू होगा, स्वर। व्यंजन प्लस स्वर क्या बन जाएगी, व्यंजन संधि। स्वर प्लस व्यंजन कौन सी बन जाएगी, व्यंजन संधि। व्यंजन प्लस व्यंजन कौन सी बन जाएगी, व्यंजन संधि। तीनों ही नियम किसके होंगे, इसके। व्यंजन धन व्यंजन, व्यंजन धन स्वर, और स्वर धन व्यंजन। तीनों ही नियम व्यंजन संधि के। और लास्ट वाला दो देखो विसर्ग गया हुआ है, विसर्ग प्लस व्यंजन और विसर्ग प्लस स्वर, दोनों के क्या है, संधि के, विसर्ग संधि में आएंगे। अब देखो अब अपन को पहला पकड़ना है किसको, स्वर संधि को। तो अपन स्वर संधि की बात करते हैं। देखो स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। स्वर में 5, यानी इसमें स्वरों के जो दोनों तरफ स्वर होंगे, स्वर वर्ण होंगे, वो आपस में मिलकर क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे विकार। उस विकार से दोनों शब्दों को मिला के क्या बनेगी, नई रचना बनेगी, वो कहेंगे। पहले लेते हैं अपन स्वर संधि। नियम क्या है इसका, स्वर प्लस स्वर, इस प्लस के निशान को हिंदी में अपन धन बोलते हैं। आपने विज्ञान में अगर पढ़ा होगा धनात्मक ऋणात्मक, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, ठीक है। तो वही बात, ये धन है अपना, ठीक है। ये है कितने प्रकार का, ये भी आगे 5 प्रकार की, 5 प्रकारों का नाम लिखते हैं पहले। देखो पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा
वृद्धि स्वर दीर्घ गुण वृद्धि यम दीर्घ स्वर संधि गुण स्वर संधि वृद्धि स्वर संधि यण स्वर संधि और पांचवी है अयादी स्वर संधि। देखो देखा जाए तो इनकी परिभाषा है, देखा जाए तो वो फॉर्मूला है, फॉर्मूलों को परिभाषा कहते हैं। पहले क्या कहते हैं? दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। मतलब जब भी यहाँ पे यहाँ दो वर्ण आपस मिलेंगे तो बड़ा स्वर बन जाएगा, छोटा है तो बड़ा बन जाएगा। कैसे? देखो नियम लिख रहा हूं, परिभाषा या नहीं लिखूंगा, परिभाषा ये वो नियम है। देखो धन से पहले कोई स्वर आए, चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, और उसके बाद में भी चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। कहने का तात्पर्य पहले शब्द का अंतिम स्वर हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, और उसी ही जाति का आगे सेम जाति का। यह बात यहाँ इस दीर्घ का मतलब क्या है? सेम ही जाति का। सेम जाति कैसे? देख बताऊंगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होगा, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या होगा? स्वर होगा। चाहे छोटा हो बड़ा, लेकिन होना एक समान जाति का, तो वहां पे क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए स्वर कौन कौन से हैं। स्वर है ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। 2 4 6 8 10 और 11 स्वर होते हैं, सबको पता है। अब देखो कह रहे हैं कि प्लस के पहले, ये नियम लिख रहा हूं, देखना। ए आ हो या, ई हो या, उ हो या, ये स्वर है। अपन यहां से ले रहे हैं 2 4 6 और 7, इन 7 को ले रहे हैं। ये आगे आएंगे यण और अयादी में, ठीक है। देखो चाहे ए आ हो, चाहे ई हो और ऊ हो, और ऐसे अगर अपन री को लेंगे तो री अपने पता है कि री छोटा होता है, और इसके साथ एक और री बनेगा, क्या हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन हिंदी में बड़ा री काम ये नहीं आता है, ये संस्कृत में आता है, इसलिए इसको अपन यहाँ से हटा देंगे, इसको काम में नहीं लेंगे। अब देखो ए आ ई उ के बाद यानी प्लस में, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? स्वर हो। स्वर कौन सा? ए आ या ई या उ। और प्लस के बाद में दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो? वापस ये सेम ही, ए आ ई या उ। कैसे? देखो इस कॉलम को मैं खोल रहा हूं, ये बात समझना। अगर ये ऐसी स्थिति बनती है, देखो समझना, इस ए का मिलान किससे होगा? इस ए आ से। इस ई का मिलान किससे होगा? इस ई से। और इस ऊ का मिलान किससे होगा? इस ऊ से। कहने का तात्पर्य ये है, अब देखो इस कोष्ठ को खोल रहा हूं, प्लस से पहले ए या आ हो, या धन से पहले और उसके बाद में ए या आ स्वर हो, तो क्या हो जाएगा? वहां पे वो स्वर बनकर क्या हो जाएगा? दीर्घ। प्लस से पहले ई या ई हो, और प्लस या धन के बाद में ई या ई हो, तो ई कौन सी हो जाएगी? दीर्घ ई हो जाएगी। प्लस से पहले ऊ हो, और प्लस के बाद में भी ये ऊ या ऊ हो, या धन के बाद में ऊ या पहले ऊ हो, तो ये ऊ बन के क्या बन जाएगा? दीर्घ। समझना कैसे? देखो इस ए के साथ मान लो ए जोड़ा, इस ए के साथ ए जोड़ा, तो भी क्या बनेगा? आ। इस ए के साथ आ जोड़ा, तो भी क्या बनेगा? आ। अब देखो पहला क्लियर। अब देखो इस आ के साथ ए जोड़ा, तो भी क्या बनेगा? इस आ के साथ ए जोड़ा, तो भी क्या बनेगा? आ। दीर्घ बन रहा है। और इस आ के साथ आ जोड़ा, तो भी क्या बनेगा? आ। कुल मिला के चाहे छोटा बड़ा, चाहे पहले छोटा हो चाहे बाद में हो, चाहे बाद में छोटा हो पहले बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम से वर्ण। देखो ए आ के पीछे ए आ, से वर्ण समान वर्ण हुए नहीं हुए?
एक ही वर्ण अगर आग प्लस के बाद में आ रहा है तो वहां दोनों मिले दीर्घ बनेंगे और वो संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। उसी प्रकार अगला फॉर्मूला खोलते हैं, देखो ई और ऊ वाला, ई प्लस ई तो भी बड़ी ई होगी, ई प्लस बड़ी ई तो भी क्या होगी, बड़ी ई होगी, बड़ी ई प्लस छोटी ई तो भी क्या होगी, बड़ी ई होगी, बड़ी ई प्लस बड़ी ई होगी तो भी क्या होगी, बड़ी ई। उसी प्रकार ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ तो भी क्या होगा, बड़ा ऊ होगा, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ तो भी क्या होगा, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ होगा तो भी क्या होगा, बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ होगा तो भी क्या होगा, बड़ा ऊ। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है सवर्ण समान समान स्वर हो और आगे प्लस के पहले यानी पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण पे समान स्वर वाले छोटे या बड़े अक्षर हो तो दिन मिलकर क्या हो जाएंगे, उसकी उसी स्वर को क्या बना देंगे, बड़ा या दीर्घ बना देंगे और कौन सी संधि बन जाएगी वहां पे। अब देखो इसके कुछ अपन उदाहरण देखेंगे, जैसे देखो क्या दीर्घ संधि के उदाहरण देखते हैं। फिर पहले कौन से दीर्घ, देखो अपने स्वर संधि है, संधि विच्छेद, ये तो क्या है, संधि की हुई है। अगर अपना एग्जाम आए तो कैसा है, देखो अब इसे समझ रहे हैं, अन्ना भाव, मैंने कहा संधि हमेशा कहाँ से टूटेगी या कहाँ से जुड़ेगी, परिवर्तन कहाँ होगा, हमेशा बीच में। देखो अन धन अभाव, गुरुजी या किया, देखो अन अभाव, देखो ने के साथ क्या जुड़ा हुआ, देखो आधा ने और ए, कौन सा है, ए, इधर ए में कोई तो नहीं है, सीधा स्वर है ये ए और प्लस ए मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ। तो देखो ये ने के साथ ए जुड़ा हुआ है, ये ने के साथ ए बन के आ की मात्रा जुड़ेगी, इसमें इस ने में आ की मात्रा जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा, ना। अब देखो ना है कि नहीं। उसी प्रकार देखो भोजन प्लस आले क्या हुआ, भोजनालय। ने और आ, ने के साथ ए है और आ में कोई नहीं है, दूसरा व्यंजन क्या है, स्वर प्लस स्वर, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा हो तो क्या बन जाएगा, दीर्घ। अब ये देखो यहाँ ये ए के साथ जुड़ा, ने के साथ जुड़ा हुआ है ना, इस ने के साथ। अब देखो इस ने के साथ क्या जुड़ गया, आ क्या बन गया, ना, और ये कहाँ गया, भोजन नाले। अब देखो विद्यालय, विद्या प्लस आलय में भी ई है, गिरी प्लस ने, गिरी धन इंद्र। अब देखो बड़ी ई रे, आधे रे के साथ बड़ी ई है और ये ई के साथ कुछ भी नहीं है, अनुस्वार की मात्रा अनुस्वार मात्रा हो गई। अब देखो ई के साथ छोटी ई जुड़े क्या हो जाएगी, बड़ी ई, और इस रे के साथ बड़ी री, और ये देखो री कहाँ होगा। उसी प्रकार महेंद्र, ये सेम उदाहरण है। भानुदे, भानु प्लस उदय, छोटा ऊ बड़ा, छोटा ऊ मन के क्या हो गया, देखो ने के साथ क्या है, छोटा ऊ, और ऊ के साथ ये ऊ है, क्या हो गया, बड़ा ऊ, और ये नू क्या हो गया, बड़ा। देखो बड़ा नू हो गया। ऊर्जा भू प्लस ऊर्जा, वही बात ऊ का नियम। तो ये है अपने दीर्घ स्वर संधि का पहला उदाहरण का फॉर्मूला हो गया। दूसरी कौन सी है अपनी, चलो नेक्स्ट वीडियो में अपन अगला दूसरा देखेंगे, वृद्धि गुण यण अयात्म, ये चारों भाग अपन दूसरे में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे से आगे शेयर करना और बच्चों को आगे से आगे बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।